नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हो आप लोग? उम्मीद करता हूँ कि बहुत अच्छे होंगे। जल्दी से आप लोग लाइव आ जाइए। और आज इस चैप्टर का संपूर्ण क्रांति की अंतिम क्लास है बच्चों। तो जल्दी जल्दी से सब लोग लाइव आ जाओ फटाफट से। जैसा कि आपको मालूम है, रोजाना हम लोग रात के 9:30 बजे बच्चों एक छोटी सी क्लास लेते हैं, 30 मिनट की, 35 मिनट की, 40 मिनट की, जहाँ पर हम लोग हिंदी पढ़ते हैं। और बहुत मज़ा आता है, क्योंकि अन्य विषयों की तरह हिंदी विषय भी अन्य विषयों की तरह हिंदी विषय भी 100 मार्क्स का है। इसलिए हमें स्टार्टिंग से बच्चों 100 मार्क्स पर फोकस करना चाहिए, क्योंकि जब मार्कशीट बनता है, जब टॉपर चुने जाते हैं, तो वहाँ ऐसा नहीं है कि सिर्फ फिजिक्स में टॉपर होना चाहिए, केमिस्ट्री में, मैथ में, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी या अकाउंटेंसी में होना चाहिए। बच्चों जब टॉपर बनते हैं तो वहाँ पर ये देखा जाता है कि ओवरऑल आपका कितना नंबर आया है। मेरे साथ जुड़ चुके हैं शंभू कुमार, प्रिंस कुमार, राकेश कुमार हैं, सुजित हैं, प्रमोद कुमार है, क्विन है, रोहित है, सोनू है। आप सभी का दिशा हिंदी एंड इंग्लिश क्लासेस पर मैं संजय कुमार आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो मेरे बच्चे जल्दी से आप सभी लोग जुड़ जाइए। आज संपूर्ण क्रांति का क्वेश्चन एंड आंसर होने वाला है। इसका मतलब ये आप लोग बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होंगे आज, ठीक है ना? जल्दी से पावर ऑफ दिशा ऑनलाइन क्लासेस, हम सभी दिशा फैमिली वाले हैं, तो क्लास को शेयर जरूर कीजिए जैसे ही क्लास में जुड़ते हैं। और आप सभी 23 वाले बच्चे, मुझे पता है, क्लास को बहुत ज़्यादा आप लोग शेयर करते हैं। राधे राधे सभी को। सब लोग क्लास को शेयर कर दीजिए मेरे बच्चे, और सभी लोग क्लास को एक बार लाइक भी कर लीजिए एक साथ फटाफट से। शेयर करने के बाद सब लोग क्लास को लाइक कर लीजिए और मुझे बताइए कि क्या आप लोग एप्लीकेशन पर जुड़े हैं, क्या ऐप पर आप बैच लिए हैं, यस और नो। चाहे आप कॉमर्स के स्टूडेंट हैं, साइंस के स्टूडेंट हैं या आर्ट्स के स्टूडेंट हैं, सबके लिए बैच पर हमारा ऐप पर बैच उपलब्ध है। मंजिल बैच के नाम से 12th क्लासेस की सारी बैचेज हैं। क्या आपने परचेज की हैं? बस एक बार यस और नो बताओ, तब मुझे पता चल जाएगा कि कितने बच्चे हैं जो नहीं लिए हैं बैच और कितने लिए हैं। यस 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 गुरुजी, सब लोग यस कह रहे हैं, बहुत बढ़िया है। और बच्चों हमेशा हमेशा जो है कि अपना सपना जो है, आपका जो सोच है, वो हमेशा बड़ा रखना। तो ड्रीम कितना रखे हैं आप? अपना ड्रीम बताइए। और है ना, अपना ड्रीम बताओ, अपना ड्रीम कितना रखे हो? मिनिमम 450 प्लस का होना चाहिए, मिनिमम ये होना चाहिए, इतना होना चाहिए। और मैं आपको कहना चाहता हूँ कि आपके हिंदी विषय में अगर आप मुझसे पढ़ रहे हैं, तो हिंदी विषय में 95 प्लस का, मिनिमम 90 प्लस तो सबका रहेगा, ये आपका सोच होना चाहिए सिर्फ हिंदी विषय में। और ये 95 प्लस जाएगा, मुझे पता है, ठीक है। और बच्चों अंतिम में आज मैं कुछ सॉन्ग्स आपको मैं बताऊंगा, है ना? क्या आप लोग सॉन्ग सुनना पसंद करते हैं, यस और नो? यस गुरुजी, हम लोग गाना सुनना बहुत पसंद करते हैं। बहुत सारे लोग सुबह सुबह उठ करके भक्ति सुनना पसंद करते हैं। बहुत सारे लोग, कुछ लोग भोजपुरी गाना भी सुनते हैं, और कुछ कुछ लोग मोटिवेशनल गाना सुनते हैं। तो प्यारे बच्चों, कुछ ऐसे सॉन्ग्स का मैं आज नाम बताऊंगा आपको क्लास के अंतिम में, जो सॉन्ग अगर आप सुबह सुबह सुनते हैं और रात को सोने से पहले सुनते हैं, तो ये आपको बहुत ज़्यादा मोटिवेट करेगा। और प्यारे बच्चों, आपकी तैयारी में ये बहुत ज़्यादा आपको हेल्प करेगा, ठीक है? क्या आप सॉन्ग सुनते हो? यस 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 बता दो। यस गुरुजी, यस सब लोग कह रहे हैं, हाँ सर सुनते हैं। चलिए चलिए शुरू करें। चलिए, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। आइए शुरू करते हैं। आपको जैसा कि मालूम है, हम लोग इस चैप्टर को पूरा पढ़ चुके हैं, ठीक है? श्री गणेशाय नमः बच्चों। और आज का मोटिवेशन है, बहुत प्यारा मोटिवेशन है। सुबह पढ़ो या रात में, हमेशा दिल में रखो कि इस बार सफल बनाना है अपने आप को। तो बच्चों ये इंपॉर्टेंट नहीं है कि हमें सुबह पढ़ना है। बहुत सारे बच्चे यहाँ होंगे जो मॉर्निंग में बहुत जल्दी उठ रहे होंगे। मेरा, अगर मैं अपने खुद के बारे में बात करूँ, तो कुछ दिन पहले तक मैं बच्चों लेट नाइट वाला बंदा था, है ना? लेट नाइट वाला इंसान था कि मुझे रात ज़्यादा तक जगना है। पर अब मैं हो गया हूँ बच्चों अर्ली मॉर्निंग, यानी कि सुबह जल्दी उठने वाला इंसान। तो दोनों ठीक है, अपने अपने जगह दोनों के फायदे नुकसान हैं। आज टाइम ज़्यादा व्यस्त नहीं करते हैं। ये है बच्चों 12th का बैच। और आपने बैच नहीं परचेज किया है तो एप्लीकेशन पर जाना। ये है 12th का बैच, आप लोग यहाँ से परचेज कर लेना। 12th साइंस का मंजिल बैच, मात्र 1500 रुपये में आपको पढ़ने का मौका पूरा मिल जाता है। फिर दूसरा है साइंस ना आर्ट्स के लिए मंजिल बैच, मात्र 1000 रुपये में। और तीसरा होना चाहिए कॉमर्स के लिए मंजिल बैच बच्चों, ये भी 1000 रुपये में है। जैसा कि आप लोग पढ़ चुके थे, सबसे पहले जो हमारा चैप्टर है संपूर्ण क्रांति, इसके लेखक कौन है? संपूर्ण क्रांति जो है, इसके लेखक का नाम बताइए एक बार कमेंट बॉक्स में जल्दी से। अच्छा, संपूर्ण क्रांति के जो लेखक हैं उनका नाम जेपी है, जयप्रकाश नारायण। जेपी इनका नाम है ना? कहते हैं बच्चों जेपी हैं। और इसको हम शायद एक दिन हम बताते समय गलती कर देते, इसके बचपन का नाम क्या था? बचपन में इसे बाउल कहा जाता था। और बच्चों कहते हैं इसका जो एक और नाम है, जिसके लिए लोग जानते हैं, लोकमान्य नहीं, लोकनायक के नाम से जानते हैं।
लोकनायक, है ना, लोकनायक के नाम से पूरी दुनिया इन्हें जानती है। और इन्होंने बच्चों संपूर्ण क्रांति का नारा दिया था। इन्होंने एक बहुत ही गजब भाषण दिया था। भाषण कब दिया था? तो गुरुजी इन्होंने एक गजब भाषण 5 जून 1974 ईस्वी को पटना के गांधी मैदान में गजब भाषण दिया था। किसके खिलाफ दिया था? तो कहते हैं बच्चों कांग्रेस पार्टी के, ना, कांग्रेस पार्टी के खिलाफ इन्होंने बहुत भयानक बयान दिया था। बाकी मैंने सब कुछ आपको बताया है, टाइम हम लोग बर्बाद नहीं करते। आइए बच्चों सीधा क्वेश्चन पढ़ाते हैं, है ना। बहुत कुछ हम लोग पढ़े थे, जन्म वगैरह भी पढ़े लिए होंगे। 1902 में इनका सिताब दियारा में जन्म हुआ था। आइए बच्चों टाइम पास नहीं करते हैं। सबसे पहले क्या होने वाला है? ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। क्या होने वाला है? ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। तो आप लोग कोशिश कीजिएगा कि एकदम जितने भी सवाल हैं सब सही बने, ठीक है। आइए समय बर्बाद नहीं करते हैं। पहला सवाल पूछा गया है जयप्रकाश बाबू का, है ना। जयप्रकाश बाबू का जन्म कब और कहाँ हुआ था? आप लोग पढ़े होंगे जयप्रकाश बाबू का जन्म कब और कहाँ हुआ था। मेरे बच्चे देखो 1902 मुझे याद है और सिताब दियारा ये भी याद है, ये इसका जन्म स्थान है। ऑप्शन नंबर ए और जन्मदिन है। अगला बच्चों, जयप्रकाश बाबू प्रसिद्ध हैं जननायक के रूप में, लोकनायक के रूप में, खलनायक के रूप में, देवनायक के रूप में। तो आप लोग बताना बच्चों कि जयप्रकाश बाबू जो है वो किस रूप में प्रसिद्ध हैं। आप सबको मालूम है कि जयप्रकाश बाबू जो है वो लोकनायक के रूप में प्रसिद्ध हैं। अगला है जयप्रकाश बाबू के माता और पिताजी का नाम क्या है? जयप्रकाश बाबू के माता और पिता, माँ का नाम फूल, ना ऐसा था ना, फूल रानी, फूलमती हरसु दयाल, फुल रानी, फुल कुमारी तो नहीं था, फुल रानी हरसु दयाल, फुल रानी हरसु दयाल। माता, है ना, हरखू यहाँ लिखा है, हरखू, हरखू तो बिल्कुल नहीं था बच्चों, हरखू, खू दिया है तो गलत है, सु होगा, सु हरसु। तो माता का नाम फूल रानी, पिता का नाम हरसु दयाल। सवाल नंबर अगला है कि जयप्रकाश बाबू कांग्रेस में कब शामिल हो गए थे? आपको याद होगा कि उन्होंने बच्चों, इन्होंने जो पढ़ाई डिस्टर्ब हुआ था इनका, इन्होंने बच्चों अपनी पढ़ाई डिस्टर्ब की थी 1900, मतलब कि असहयोग आंदोलन में अपनी पढ़ाई डिस्टर्ब की थी। और अमेरिका कब गए थे? अमेरिका 1922 में गए थे। और बच्चों कांग्रेस में ना, कांग्रेस में जुड़े थे 1929 में, ठीक है ना। जयप्रकाश बाबू सर्वोदय आंदोलन से कब जुड़े थे? अच्छा, सर्वोदय आंदोलन जो था बच्चों, उससे ये जुड़े थे कब? तो ये जुड़े थे 1954 में, याद होगा आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा गया है जयप्रकाश बाबू की पत्नी का नाम क्या था? जयप्रकाश बाबू की पत्नी का नाम बताइएगा। प्रभावती, प्रभावती, प्रभावती नाम था क्या? यस सर। पद्मावती, प्रेमावती नहीं, प्रभावती पत्नी का नाम था। अगला आता है जयप्रकाश बाबू, है ना, पटना साइंस कॉलेज के छात्र थे। किस समय में ये पटना साइंस कॉलेज के छात्र थे? 1920, 21, 23 या 24? कब थे? 21 में तो आप लोग देखे होंगे, इन्होंने बच्चों 21 में छोड़ी थी ना। बताएंगे प्लीज कि ये कब जो है कि पटना कॉलेज के छात्र रहे थे? पटना कॉलेज के छात्र कब रहे थे? तो कहते हैं सर कि जयप्रकाश बाबू जो है 21 में पटना कॉलेज के छात्र रहे थे। 21 में, ऑप्शन नंबर ए होगा उन, है ना। कब थे? तो 21 में थे, 21 में इन्होंने छोड़ा था। अगला आता है जयप्रकाश बाबू छात्र आंदोलन के नेतृत्व कब किया था? छात्र आंदोलन के बारे में हर बच्चे के सवाल, मतलब जबान पर बच्चों उसका आंसर होता है कि 1974 में हुआ था। ना, नेक्स्ट है संपूर्ण क्रांति पाठ कहाँ से लिया गया है? ऑप्शन ए दिया गया है बच्चों गांधी मैदान पटना का भाषण, कानपुर का भाषण, लखनऊ का भाषण या हजारीबाग का भाषण। सबको मालूम है संपूर्ण क्रांति है पटना का भाषण, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट आता है जेपी कब मार्क्सवादी बने थे? बच्चों पता है कि जब लेनिन की मृत्यु हुई थी, हम लोग पढ़े थे कि जब लेनिन की मृत्यु हुई थी 1924 ईस्वी में, तो 1924 ईस्वी में ही जेपी जो है वो मार्क्सवादी बन गए थे। ऑप्शन नंबर ए आपको पता होगा कि 1924 ईस्वी में जेपी मार्क्सवादी बने थे। तो मेरे प्यारे प्यारे छोटे भाई बहन, जल्दी से बताओ कि आप लोगों ने पहले 10 सवाल में, पहले के 10 सवाल में आपने कितना स्कोर सही किया? 10 सवाल में। इस चैप्टर से 2 ऑब्जेक्टिव आपके बोर्ड एग्जाम में रहेगा और दोनों ऑब्जेक्टिव आपको किसी भी हाल में सही करना पड़ेगा। हम लोग बहुत प्रैक्टिस करेंगे इसके लिए, बहुत 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 प्रैक्टिस करेंगे। चलो नेक्स्ट सवाल पूछा गया है जेपी के पिताजी किस विभाग में थे? हम लोग पढ़े थे जेपी के फादर जो है वो किस विभाग में थे? नहर विभाग में, नलकूप विभाग में, शिक्षा विभाग में या वन विभाग में? हम लोग पढ़े थे कि इनके पापा नहर विभाग में एक बच्चों कौन से ऑफिसर के पद पर थे? ऑप्शन ए। अगला आता है जयप्रकाश बाबू को, है ना, मैक्सेस पुरस्कार कब दिया गया था? बच्चों पुरस्कार के बारे में थोड़ा सा हमने किताब में शायद कम चर्चा था, इसका मुझे पढ़ाना पड़ेगा, है ना। इसे मैक्सेस पुरस्कार कब मिला था, है ना? शायद ये सवाल हम लोग चर्चा नहीं कर पाए थे इस पर, है ना। हाँ बच्चों, हाँ, इन्हें मैक्सेस पुरस्कार 1965 में समाज सेवा के लिए मिला था और 1998 में भारत रत्न पुरस्कार। 2 चीजें आपको याद रखनी पड़ेंगी जो शायद हम लोग मिस कर गए थे। एक पहला बच्चों, है ना, मैक्सेस पुरस्कार क्यों मिला था? तो मैक्सेस पुरस्कार 1965 में क्यों मिला था? तो कहना बच्चों समाज सेवा के लिए। किसके लिए?
समाज सेवा के लिए मिला था। और पूछा जाए कि बच्चों भारत रत्न पुरस्कार कब मिला था, ये भी याद रखिएगा कि भारत रत्न पुरस्कार जो मिला था 1998 में मिला था। ये दोनों सवाल, ये 1998 वाला सवाल हम कई बार एग्जाम में देख चुके हैं कि सवाल पूछा गया है। 65 ऑप्शन ये नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, जयप्रकाश बाबू को भारत रत्न सम्मान कब मिला था? जयप्रकाश बाबू को भारत रत्न सम्मान कब मिला था, ये तो अभी हम थोड़ी बता दी है आपको, है ना, तो ये शायद बताना कोई जरूरी है नहीं, फिर भी बता देते हैं, 1998 में। अगला सवाल है बच्चों कि सर्वोदय, है ना, सर्वोदय के संस्थापक कौन थे? तो सर्वोदय के संस्थापक विनोबा भावे थे, जिससे वो जुड़े थे 1954 में। अगला सवाल आपको लगाना है जयप्रकाश नारायण रचित पाठ कौन सा है? किस पाठ के लेखक जयप्रकाश नारायण है? ऑप्शन है बच्चों तिरिच है, संपूर्ण क्रांति है, बातचीत है या भाषण है। तो कहते हैं बातचीत के लेखक हैं बालकृष्ण भट्ट, समझना। तिरिच के भी तो यह उदय प्रकाश हैं, यहाँ होगा बच्चों संपूर्ण क्रांति। अगला क्वेश्चन है जयप्रकाश बाबू का निधन कब हो गया था? ठीक है, तो हम लोग निधन भी पढ़े थे, 2 में जन्म हुआ था, 79 में। इनका निधन कब हुआ था? 79, 78, 75 या 74? 74 में तो बिल्कुल ताजा थे, 5 साल बाद ये मरे थे, 79 में। अगला आता है जयप्रकाश बाबू के बचपन का नाम क्या था? जयप्रकाश बाबू के बचपन का नाम क्या था? ये भी सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है। बाउल, मानू, सोनू या विन्नू? तो जयप्रकाश बाबू के बचपन का नाम प्यारे बच्चों बाबुल था, ऑप्शन नंबर ए। अगला आता है मद्रास में जयप्रकाश बाबू किनके यहाँ टिके थे? टिके मतलब होता है ठहरे थे। ईश्वर अय्यर के यहाँ, रामनाथ के यहाँ, प्रेम शंकर के यहाँ, रविंद्रनाथ के यहाँ? तो ईश्वर अय्यर के यहाँ वो रुके थे, पता है आपको, मद्रास में रुके थे। अगला सवाल है बच्चों ब्रेन ऑफ बॉम्बे किसे कहा था? सदानंद को, उमा शंकर को या बेनीपुरी को या दिनकर को? ब्रेन ऑफ बम्बई के नाम से जब मैं पढ़ा रहा था तो आप लोगों को मैं टिक ला के दिया था कि बच्चों ये सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है, ब्रेन ऑफ बम्बई के नाम से किसको जाना जाता है ना? तो ब्रेन ऑफ बम्बई के नाम से हम लोग पढ़े थे, ब्रेन ऑफ मुंबई के नाम से उमा शंकर को जाना जाता है। ब्रेन ऑफ मुंबई के नाम से उमा शंकर, ऑप्शन नंबर बी। अगला सवाल है कि लेनिन कब मरे थे? ये सवाल हम लोग 10th क्लास में भी खूब पढ़ते थे कि 1921 ईस्वी में लेनिन ने नई आर्थिक नीति की घोषणा की और लेनिन की मृत्यु 1924 में हुई थी। अगला सवाल है बच्चों कि जयप्रकाश बाबू को रेणु जी क्या सुनाया था? कविता, कहानी, संस्थान या डायरी? तो हम देखे थे जब भाषण स्टार्ट हो रहा था तो भाषण के शुरू में ही कहा था कि अभी रेणु जी ने जो कविता सुनाई, अभी रेणु जी ने जो कविता सुनाई उस कविता को सुनकर मुझे बहुत मोटिवेशन मिला। अगला आता है दिनकर जी मद्रास में किनके यहाँ रहे थे? रामनाथ, प्रेमनाथ, प्रेम शंकर या ईश्वर दत्त? दिनकर जी जो हैं वो किसके यहाँ रुके थे? तो बच्चों दिनकर जी जो हैं वो मद्रास में कहाँ टिके थे? रामनाथ के यहाँ टिके थे। अगला आता है दिनकर जी को दिल का दौरा पड़ने पर कहाँ ले जाया गया था? बच्चों कहते हैं कि दिनकर जी को जब दिल का दौरा पड़ा था मद्रास में तो उसको, आज मैथ की क्लास नहीं हुई थी प्लीज बता दीजिए मुझे। थोड़ा सा मैं घर गया था बच्चों कल और मैं सुबह सुबह मतलब नहीं आ पाया किसी रीजन से। हर चीज हम ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे नहीं बोल सकते, प्लीज रियली सॉरी। कहते हैं दिनकर जी को दिल का दौरा पड़ने पर कहाँ ले जाया गया था? विलिंगटन नर्सिंग होम, खेमका नर्सिंग होम, इंडियन नर्सिंग होम, पारस नहीं बच्चों, है ना, विलिंगटन में ले गया था। हम लोगों को अच्छे से याद है, पढ़े थे। जेपी के पिता क्या थे? है ना, नन, है ना, नन गेजेटेड ऑफिसर थे, गेजेटेड ऑफिसर थे, प्रोफेसर थे, नेता थे? नहीं बच्चों, नन गेजेटेड ऑफिसर थे। अगला आता है कि जेपी का विरोध जन, है ना, जेपी को विरोध जन कहाँ का दलाल कहते थे? इस पॉइंट पे बहुत हंसी भी आया था हम लोगों को कि देखो जो लोग हैं, क्योंकि अमेरिका से चूंकि पढ़कर आए थे, इसीलिए जो मेरे बच्चे कहते हैं कि जेपी के जो विरोध जन है वो कहाँ का दलाल कहते थे। ऑप्शन लिखा गया है बच्चों अमेरिका का, रूस का, फ्रांस का या जापान का? तो कहते हैं कि जो जेपी के जो विरोधी हैं वो लोग अमेरिका का दलाल कहते थे उसे। अगला आता है कि फ्री प्रेस, है ना, फ्री प्रेस के संस्थापक और मालिक कौन थे? एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट है, सदानंद जी, याद है आपको? सदानंद जी जो हैं वो फ्री प्रेस के संस्थापक और मालिक हैं। अगला क्वेश्चन आता है कि जेपी के पिता नहर विभाग में क्या थे? ऑप्शन है जिलादार थे, जिलादार, चपरासी, क्लर्क या पहरेदार? तो बच्चों लिखा गया है, हम लोग पढ़े भी थे कि जेपी के जो फादर थे वो जिलादार थे, ऑप्शन ए। अगला सवाल आता है जेपी कैसे लोकतंत्र की परिकल्पना करते थे? कैसा लोकतंत्र हो? ऐसा लोकतंत्र जिसमें दल विहीन हो, दल युक्त हो, राजतंत्र हो या इनमें से कोई नहीं? तो जो भी भाषण पूरा सुने होंगे उनको पता होगा कि जेपी का ऐसा मानना था कि बच्चों कोई भी दल नहीं होना चाहिए, मतलब कि बिना दल का चुनाव होना चाहिए, अर्थात जेपी कहना चाहते थे चुनाव दल विहीन होना चाहिए। अगला सवाल है नहर विभाग में जिलादार बनने के बाद जेपी के पिता क्या बन गए थे? है ना, पहला ऑप्शन दिया गया है, क्या वो रेवेन्यू असिस्टेंट बन गए थे, रेवेन्यू अफसर बन गए थे,
वकील बन गए थे या शिक्षक बन गए थे? नहर विभाग में जिलादार बनने के बाद हाँ लिखा गया है इसमें नहर विभाग में जिलादार बनने के बाद नहर विभाग में जिलादार बनने के बाद जेपी के फादर क्या बने थे? बच्चों बहुत अच्छा सवाल पूछा गया, 29 नंबर सवाल है। नहर विभाग में बनने के बाद वो रेवेन्यू असिस्टेंट बने थे, है ना, रेवेन्यू है ना असिस्टेंट बने थे। ऑप्शन नंबर ए सही होगा, रेवेन्यू असिस्टेंट। अगला सवाल पूछा गया है, दलविहीन लोकतंत्र किसके मूल उद्देश्यों में था? किसका ये मानना था कि बच्चों दलविहीन लोकतंत्र होना चाहिए? किसके मूल उद्देश्यों में था? साम्यवाद, समाजवाद, अधिनायकवाद, मार्क्सवाद तथा लेनिनवाद। तो बच्चों दलविहीन लोकतंत्र किसके मूल उद्देश्यों में था? सर नोट्स नहीं दिए हैं, हम जो अभी पुराना वाला नोट्स है बच्चों वो नोट्स आपको डलवा देंगे, बाकी नोट्स बहुत अच्छे से बैठकर हम बनाएंगे, ठीक है। थोड़ा सा भी हड़बड़ी चल रहा है, आप टेंशन मत लीजिए, आपको मेरे शब्दों में लिखा हुआ नोट्स मिलेगा, थोड़ा सा वेट कर लीजिए। तो दलविहीन लोकतंत्र किसके मूल उद्देश्यों में है? तो दलविहीन लोकतंत्र जो है वो मार्क्सवाद तथा लेनिनवाद के उद्देश्यों में है। कहते हैं बच्चों रिकंस्ट्रक्शन ऑफ इंडियन पॉलिटी के लेखक का नाम बताइए। रिकंस्ट्रक्शन ऑफ इंडियन पॉलिटी के लेखक हैं जयप्रकाश नारायण। कौन है बच्चों? रिकंस्ट्रक्शन ऑफ इंडियन पॉलिटी के लेखक हैं जयप्रकाश नारायण। अगला सवाल पूछा गया है कि जयप्रकाश बाबू ने संपूर्ण क्रांति के लिए पटना में भाषण कब दिया था? ये सवाल नोट कर लीजिएगा, एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है ना, मोस्ट MVV आई सवाल है, 2025 में आपके पेपर में छपेगा 110%। क्या पूछा गया सवाल कि जयप्रकाश बाबू ने संपूर्ण क्रांति के लिए पटना में कब भाषण दिया था? इन्होंने भाषण दिया था 5 जून। कब बच्चों? 5 जून 1974 को इन्होंने भाषण दिया था। अगला सवाल है जेपी का संपूर्ण भाषण किस पुस्तक में संकलित है? कहते हैं जेपी का जो भाषण है उसका थोड़ा सा ही पार्ट हम लोग पढ़े थे, उसका पूरा जो भाषण है जन मुक्ति, इंडियन पोलियो या बच्चों पालियो, मुक्ति संग्राम या संपूर्ण क्रांति। जेपी का जो थोड़ा सा भाषण है उसको संपूर्ण क्रांति बोला गया और जो पूरा पुस्तक है उसको जन मुक्ति कहा गया, हम लोग पढ़े थे। जेपी अध्ययन के लिए अमेरिका कब गए थे? है ना, जेपी अध्ययन के लिए अमेरिका कहना अमेरिका कब गए थे? सर यूट्यूब 11th का क्लास यूट्यूब पे नहीं होगा, 11th का क्लास हिंदी का होगा, बाकी सब क्लासेस ऐप पर हो गई है, अब जाके पर देख सकते हैं कि बच्चों जेपी अध्ययन के लिए अमेरिका कब गए थे? जेपी जो थे अध्ययन के लिए 1922 में अमेरिका चले गए थे बच्चों। आगे आता है हमारा कि जेपी कैसे लोकतंत्र की स्थापना करना चाहते थे, नोट कर लीजिएगा। MVVI सवाल है 2025 के बोर्ड एग्जाम के लिए, पक्का क्वेश्चन आएगा। जेपी दलविहीन लोकतंत्र चाहते थे, चलो, है ना। अब बताइए कि 35 सवाल में मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, मेरे प्यारे भाई बहनों, 35 में आपका कितना स्कोर रहा? 35 में 35 में आपका कितना स्कोर रहा? सब लोग कह रहे हैं 35। तो एक छोटा सा क्लास हिंदी का हो पर डेली हो, बहुत मजा आता होगा आप लोगों को भी। ये सर लास्ट में कुछ समय देते हैं, 15-20 मिनट का टाइम देते हैं, बहुत मजा आता है। देखो अभी कितना टाइम हुआ है, ठीक है। तो मेरे बच्चे अभी टाइम मात्र हुआ है 15-16-18 मिनट हुआ है क्लास का, 18 मिनट में क्वेश्चन लगा लिया, बहुत अच्छा लगा। आज ये सब्जेक्टिव बहुत इंपॉर्टेंट है। सब्जेक्टिव बच्चों है ना, सब्जेक्टिव किस पर निर्भर करता है बताओ तो? सब्जेक्टिव सर सब्जेक्टिव निर्भर करता है कि आप चैप्टर को कितना अच्छा समझे हो। तो पहली बात करती है आपकी समझ पर। और सब्जेक्टिव को लिखना कैसे है? तो लिखना है बच्चों खुद के शब्दों में। सब्जेक्टिव हमेशा लिखिए खुद के शब्दों में, खुद के शब्दों में आपको आंसर देना है। ऐसा नहीं बच्चों कि किसी का शब्द है, किसी का है, उसी का देख देख करके हमें लिखना है, खुद के शब्दों में लिखना है। हम हर चीज़ पर आपको समझाएं, हर बात पर आपको टोके हैं। पहला देखो, ये सवाल 5 अंक का सवाल आएगा, कभी आएगा तो 5 नंबर वाला सवाल है। पहला, जयप्रकाश नारायण का छात्र जीवन और अमेरिका प्रवास कैसा रहा था? बच्चों हम आपसे पूछना चाहते हैं जयप्रकाश नारायण का छात्र जीवन कैसा रहा? कहते हैं गुरुजी जयप्रकाश नारायण का छात्र जीवन जो है वो एकदम साधारण रहा था। ऐसा नहीं कि बहुत अमीर थे, गरीब थे। छात्रवृत्ति मिलने पर वो बच्चों अपनी पढ़ाई आगे कर पा रहे थे। और कहते हैं उसके बाद बच्चों क्या हुआ, अमेरिका, फिर पूछा है कि अमेरिका का प्रवास कैसा रहा। आपको पता है कि जब वो अमेरिका पढ़ने गए थे तो क्या उसके पास गाड़ी बंगला ये सब था? नहीं सर, उन्हें होटलों में एक कमरे में 3-4 लोगों को रहना पड़ता था, होटल में काम करना पड़ता था, जूता साफ भी करना पड़ता था। आपने बहुत अच्छे से पढ़ा था, तो ये आपको ना खुद को लिखना है कि उसका छात्र जीवन कैसा रहा और
अमेरिका प्रवास कैसा रहा? तो लिखा गया है, यहाँ पढ़िएगा। जयप्रकाश बाबू बड़े मेधावी छात्र थे, यानी बहुत पढ़ने में तेज थे। वे पटना विश्वविद्यालय में छात्रवृत्ति पाने वाले आईएससी के छात्र थे। गांधी जी के असहयोग आंदोलन से प्रभावित होकर उन्होंने पढ़ाई छोड़ दी। बाद में बीएचयू में नाम लिखवाना चाहा तो परंतु सरकारी अनुदान प्राप्त करने के कारण उसमें नाम नहीं लिखाया। बिहार विद्यापीठ से उन्होंने आईएससी की परीक्षा पास की। इस बीच राजेंद्र बाबू के सचिव मथुरा बाबू के दामाद फूलदेव बाबू के प्रयोगशाला में पढ़ाई की तैयारी करते रहे। याद है ना आपको, उनकी प्रयोगशाला में ये गए थे, है ना, उनके यहाँ तैयारी करते रहे। फिर यहाँ पर लिखा गया आगे की शिक्षा प्राप्त करने के लिए वे 1922 में अमेरिका चले गए। वहाँ 3-4 साथी मिलकर एक ही कमरे में रहते थे। एक बिछावन पर 2 व्यक्ति सोते थे। छुट्टी के दिन एवं समय वहाँ के होटलों में, है ना, साइन पार्लर में काम करते थे। उसी कमाई से अपना जीवन यापन करते थे। कभी कभी तो उन्हें शौचालय भी साफ करना पड़ता था। बीए पास करने के बाद छात्रवृत्ति मिलने लगी। फिर उनकी जीवन शैली में सुधार हुआ। वहाँ के घोर कम्युनिस्ट थे। वे घोर कम्युनिस्ट थे। एक रशियन दर्जी के यहाँ कम्युनिस्ट वाला क्लास लगता था। तो प्यारे बच्चों, क्या आपको लगता है कि अगर ये सवाल पूछा जाए, 5 नंबर का ये सवाल है, कितने अंक का है? 5 अंक मिलेगा जब ये सवाल आएगा। तो क्या आप ऐसा आंसर लिख पाएंगे जयप्रकाश नारायण का छात्र जीवन के बारे में? एक बार यस लिखकर भेजिए फटाफट से। जल्दी से आप दिल बनाकर भेजिए। अगर आप लिख पाएंगे तो यस गुरुजी लिख देंगे, और लिखना अपने शब्दों में। और मैंने सुना है कि आप लोगों ने क्लास को लाइक नहीं किया। गलत बात है बच्चों, इतने इतने बच्चे क्लास में जुड़े हैं। अगर क्लास को लाइक नहीं करेंगे तो फिर अपना परिवार कैसे मजबूत रहेगा? यस लिख देंगे। लिखना अपने मन से है, बना बना कर लिखना है। आपको पूरी कहानी सुनाई है मैंने। कहते हैं अगर कोई डेमोक्रेसी अगर कोई डेमोक्रेसी का दुश्मन है, अगर कोई लोकतंत्र का है ना दुश्मन है, तो वे लोग, है ना, वे लोग दुश्मन हैं जो जनता के शांतिमय कार्यक्रम में बाधा डालते हैं। इसका मतलब क्या है? कहते हैं इन पंक्ति के माध्यम से जयप्रकाश नारायण कांग्रेस पार्टी पर तंज कसते हुए कहते हैं, या कांग्रेस पार्टी पर हमला करते हुए कहते हैं कि जब देश में गरीबी बेरोजगारी के खिलाफ शांतिपूर्ण कार्यक्रम किए जा रहे हैं, तो कांग्रेस पार्टी के द्वारा इन कार्यक्रम करने वालों को रोका जा रहा है। बस यही बात है बच्चों, इसलिए कहते हैं रोका जा रहा है। और इन लोगों को जयप्रकाश नारायण जी लोकतंत्र का दुश्मन बताते हैं। लिख देंगे यस। कहते हैं बच्चों प्रस्तुत गद्यांश संपूर्ण क्रांति पाठ से उद्धृत है, जिसमें शांतिपूर्ण प्रदर्शन करने वाले नागरिकों पर अत्याचार करने वाले को डेमोक्रेसी का दुश्मन बताया गया है। वे देश समाज के दुश्मन होते हैं। जनता के शांतिमय कार्यक्रम में बाधा डालने वाले तो प्रजातंत्र के असली दुश्मन हैं। ठीक है, लिख पाएंगे तो एक बार यस लिख कर भेजो। यस सर लिख देंगे, और आसानी से लिखेंगे, मुझे पूरा भरोसा है आपके ऊपर। बहुत नॉर्मल से लिख देंगे, बातें बस यही हैं। यही कहना चाह रहे हैं कि जब हम लोग शांतिपूर्ण अगर हम लोग कुछ कर रहे हैं तो उसमें क्या समस्या किसी को हो सकता है जो लोग हमें रोक रहे हैं। अगला सवाल पूछा गया, ये भी 5 नंबर वाला सवाल था। ये भी 5 अंक का सवाल था। जहां भी व्याख्या करना है वो 5 अंक वाला है। अगला क्वेश्चन है बच्चों, व्यक्ति से नहीं हमें तो नीतियों से झगड़ा है। ये सवाल है ना, इसके बारे में लिखना। ये भी 5 अंक का सवाल है। व्यक्ति से नहीं हमें नीतियों से झगड़ा है। क्या ये गांधी जी के खिलाफ नहीं जाते थे? जाते थे। क्या नेहरू जी के खिलाफ नहीं जाते थे? जाते थे। क्या ये इंदिरा गांधी के खिलाफ गए? बिल्कुल गए। तो ये किसी व्यक्ति से इनका झगड़ा नहीं था। इनका कहना है कि जो ऐसा नहीं कि कांग्रेस पार्टी से हमारी झगड़ा है और लड़ाई है और कांग्रेस पार्टी के सभी लोग खराब हैं। कहते नेहरू जी थे, हमारी बात वो मानते थे, तो हमको उससे कोई एतराज नहीं था। मतलब हम लोग में विरोध भी होते हुए भी अपनापन था। लेकिन इंदिरा गांधी जी जो हैं वो मेरी एक भी बात को नहीं मानती हैं, इसलिए मेरा झगड़ा जो है इंदिरा गांधी की नीतियों से है, हमें व्यक्ति से नहीं है। यहाँ पर लिखा गया है कि व्यक्ति से नहीं हमें तो नीतियों से झगड़ा है। कहते हैं बच्चों प्रस्तुत गद्यांश संपूर्ण क्रांति पाठ से उद्धृत है, जिसमें जयप्रकाश बाबू ने अपने क्रांति मूलक सिद्धांतों का वर्णन किया है। उन्हें किसी व्यक्ति से मतभेद नहीं था, बल्कि सिद्धांत या कार्यनीति से विभेद था। इस प्रकार वे नीतिगत विरोध करते थे। हो जाएगा? बताओ, लिख दोगे आप लोग? यस 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 हो जाएगा। चलो बच्चों, बहुत सुंदर बात है, बहुत अच्छी बात है, आप लोग इसको लिख पाएंगे। अब यहां से सवाल होता है स्टार्ट, 2 नंबर वाला सवाल। अब 2 अंक के वाला जो सवाल होगा वो छोटा छोटा सवाल होगा। अब यहाँ से स्टार्ट होता है
दो अंक के प्रश्न क्या होता है, दो अंक के प्रश्न यहां से स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, दो अंक के प्रश्न हम लोग शुरू कर रहे हैं। पहला क्वेश्चन पूछा है 2 नंबर में कि जयप्रकाश बाबू कम्युनिस्ट में क्यों नहीं शामिल हुए। बच्चों सिंपली हम उस दिन समझाए थे कि जयप्रकाश नारायण के पास दो ऑप्शन था, बोलो कौन कौन सा कौन कौन सा। गुरुजी जयप्रकाश नारायण के पास दो ऑप्शन था, एक तरफ थी कांग्रेस पार्टी, एक तरफ क्या थी, एक तरफ थी कांग्रेस पार्टी और एक तरफ थी बच्चों कम्युनिस्ट पार्टी, कम्युनिस्ट। और जबकि ये खुद कम्युनिस्ट थे, ये खुद कम्युनिस्ट पार्टी की पढ़ाई करके आए थे, इनके बारे में अच्छा पढ़ के आए थे, इनको ज्वाइन होना था इसमें, लेकिन ये यहाँ ज्वाइन नहीं हुए, यहाँ हुए। क्यों? क्योंकि उस समय हमारा देश गुलाम था बच्चों, उस समय हमारा देश गुलाम था। और जयप्रकाश नारायण जी ये चाहते थे कि जो पार्टी आज़ादी के लिए लड़े, आज़ादी के लिए उस समय कौन लड़ रही थी, कांग्रेस पार्टी। तो आज़ादी के लिए उस समय बच्चों, सर कम्युनिस्ट क्या है, कम्युनिस्ट एक पार्टी का नाम है बच्चों। तो उस समय आज़ादी के लिए कौन लड़ रहे थे, तो आज़ादी के लिए उस समय लड़ रहे थे कांग्रेस, इसीलिए उसके लिए अच्छा कांग्रेस था। और कम्युनिस्ट पार्टी उस समय नहीं लड़ रहे थे, इसलिए कम्युनिस्ट पार्टी में वो नहीं जुड़े थे। ठीक है ना, तो कहने का मतलब यही है बच्चों कि ये इन्होंने देखा कि दोनों में से कौन स्वतंत्रता के लिए लड़ाई कर रहा है, कि देश उसमें गुलाम था, सबसे मुख्य है ना, सबसे मेन था स्वतंत्र होना। गुलाम देश के नागरिकों को सबसे पहले स्वतंत्रता के लिए संघर्ष करना चाहिए, गुलाम देश के नागरिकों को सबसे पहले स्वतंत्रता के लिए संघर्ष करना चाहिए। उन दिनों स्वतंत्रता आंदोलन करने में कांग्रेस की अग्रणी भूमिका थी, यानी कांग्रेस आगे था, इसलिए जयप्रकाश बाबू भी कम्युनिस्ट में शामिल होने के बजाय कांग्रेस में शामिल हो गए। क्या लिख देंगे आप लोग, बताओ क्यों नहीं कम्युनिस्ट में शामिल हुए, क्या बता दोगे? बोलो, लिख देंगे? यस गुरुजी, यस यस यस। बहुत अच्छा है कि सिंपली बात है कि कांग्रेस पार्टी आज़ादी के लिए लड़ाई लड़ रही थी और कम्युनिस्ट पार्टी नहीं लड़ रही थी, तो कांग्रेस में जुड़ गए। आगे लिखा गया है, 5वां नंबर सवाल आपके लिए है, बहुत प्यारा सा सवाल है। बापू और नेहरू की किस विशेषता का जेपी उल्लेख करते हैं, है ना, बापू मतलब गांधी जी और नेहरू मतलब पंडित जवाहरलाल नेहरू, कहते हैं इनकी किस विशेषता का जेपी उल्लेख करते हैं। तो जयप्रकाश नारायण का कहना है कि हम गांधी जी के समय में भी हम उनका विरोध करते थे। जयप्रकाश नारायण सॉरी पंडित जवाहरलाल नेहरू के समय में भी हम उनका विरोध करते थे, लेकिन वो लोग हमारा समर्थन करते थे, हमारी बातों को सुनते थे, हमारे में अपनापन था। इंदिरा गांधी की तरह नहीं कि वो हमारी बात नहीं सुनती थी, है ना, जैसे वो नहीं सुनती ऐसा बात नहीं था। तो कहते हैं बापू और नेहरू की किस विशेषता पर जेपी ने उल्लेख किया है, कहा है बापू और नेहरू से जेपी का विरोध तो रहता था, परंतु दोनों ही उनका बड़ा आदर करते थे, उन्हें प्रेम से समझाते थे और मुद्दों पर विचार विमर्श करते थे। उचित लगने पर जेपी के विचारों को स्वीकार भी करते थे। हो जाएगा, यस लिखकर भेजिए। यस गुरुजी हो जाएगा। ये सब सवाल हम हमेशा कहते हैं बच्चों को सिर्फ ऑब्जेक्टिव मत पढ़िए, सब्जेक्टिव पर भी 100% ध्यान दीजिए, क्योंकि नंबर तो यहाँ से भी आना है। चलिए, हो गया। अगला है बच्चों कि भ्रष्टाचार की जड़ क्या है, भ्रष्टाचार की जड़ क्या है। तो कहते हैं भ्रष्टाचार की जो सबसे बड़ी जड़ है बच्चों, वह है चुनावी प्रक्रिया। हमने जब पाठ पढ़ा था वहां हमने देखा था कि जो चुनाव होने की प्रक्रिया है, ये भ्रष्टाचार की सबसे बड़ी जड़ है। क्या हो रहा है कि पार्टियां बहुत ज्यादा ज्यादा पैसा जो है खर्चे कर रही है, कोई भी जिसका कोई भी बच्चों जनता को नहीं बताया जाता है कि इस रैली में कितना खर्चा हुआ, इस रैली में कितना खर्चा हुआ। यही सबसे बड़ी जो है जो है ये सबसे बड़ी जो है भ्रष्टाचार की जड़ है। चुनाव प्रक्रिया, जो चुनाव प्रक्रिया है यही सबसे गलत है, जहाँ लोग अनाधून पैसा लुटाते हैं और फिर वोट खरीद लेते हैं। ठीक है, तो कहते हैं कि सरकारी है ना, सरकार की गलत नीतियां मुख्य रूप से भ्रष्टाचार की जड़ हैं। पहला, चुनाव प्रणाली सही नहीं होने के कारण राजनीतिक दल बेहिसाब धन खर्चा करते हैं, इसके लिए चंदा भी एकत्रित करते हैं। आमदनी खर्च का सही हिसाब नहीं रखने से भ्रष्टाचार फैलता है। इसे दूर करने के लिए दलविहीन लोकतंत्र की स्थापना के साथ लोगों में नैतिकता एवं जागरूकता पैदा करना आवश्यक लगता है। मेरे बच्चे लिख देंगे तो यस लिखिए। भ्रष्टाचार की जड़ दो हैं, कहीं पर जाओ बिना घूस का काम नहीं होता है, उसी है ना, इसी भाषण में कहते हैं कि बिना घूस का काम कहीं नहीं होता है। तो भ्रष्टाचार की जड़ें दो हैं, एक तो पहला है सरकार की गलत नीति और दूसरा इलेक्शन में ज्यादा खर्चा। अभी आप देख रहे होंगे आपके जिले में इलेक्शन हो गया क्या, देखते होंगे बहुत पैसा खर्चा होता होगा, सर फ्री में सबको तेल बांटता है मोटरसाइकिल में जाने के लिए।
दलविहीन लोकतंत्र और साम्यवाद में कैसा संबंध है? देखो बच्चों, साम्यवाद का मतलब ये सिंपली होता है, साम्यवाद मतलब कि जहां पर जनता का अधिक से अधिक भलाई हो। और दलविहीन कहते हैं, दलविहीन और साम्यवाद, दलविहीन लोकतंत्र और साम्यवाद में कैसा संबंध है? दलविहीन लोकतंत्र की परिकल्पना मूलतः साम्यवाद की ही है। ग्राम सभाओं के माध्यम से जनप्रतिनिधियों का चुनाव करने की बात साम्यवाद करता है। इस रूप में चुनाव कराने से सरकारी खर्चे भी कम, है ना, सरकारी खर्चे भी कमेगा और भ्रष्टाचार भी। साम्यवाद और दलविहीन लोकतंत्र इसी का आधार माना जाता है। इसी कारण दोनों में साम्य है। दोनों में साम्य है कहने का मतलब है, दोनों में संबंध यही है कि दोनों की जो नीति है, दोनों दोनों विधि में, चाहे आप दलविहीन लोकतंत्र की बात करें या साम्यवाद की बात करें, दोनों में नीति सेम है। नीति सेम यही है कि ग्राम सभाओं के माध्यम से जनप्रतिनिधि का चुनाव। बच्चों, हमने क्या बोला था? अगर कोई पार्टी कुत्ता को भी अगर खड़ा कर देगी तो लोग वोट उसी को दे देंगे। तो सबसे पहले जब आप किसी भी पार्टी से किसी चुनाव मतलब किसी भी प्रतिनिधि को खड़ा कर रहे हैं तो पहले ग्राम सभा लगाइए और ग्राम सभा के माध्यम से पूछिए कि इस पार्टी का फलना अमुक व्यक्ति क्या इलेक्शन लड़ने लायक है या नहीं है। तो वही यहाँ कहा गया है कि दलविहीन लोकतंत्र की परिकल्पना मूलतः साम्यवाद का ही है। ग्राम सभाओं के माध्यम से जनप्रतिनिधियों का चुनाव करने की बात साम्यवाद भी करता है और दलविहीन लोकतंत्र में भी होता है। ठीक है, लिख देंगे। यस, तो लिखेंगे दोनों का जो प्रोसेस है, जो लोगों को चुनने का, वो सेम है। इसीलिए हम कहते हैं कि दोनों में समानता है, दोनों में संबंध है। अगला क्वेश्चन है, संघर्ष समितियों से जयप्रकाश बाबू की क्या अपेक्षाएं हैं? बच्चों, जयप्रकाश नारायण का कहना था कि कुछ लोग मिलकर के संघर्ष समिति बनाएंगे और ये जो संघर्ष समितियां हैं ये विशेष रूप से इस बात पर ध्यान रखेगी कि जो भी प्रतिनिधि जीतते हैं चुनाव, वो विकास, अपने क्षेत्र में विकास कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। इसके अलावे अगर लोगों को कहीं पर भी किसी चीज़ की ज़रूरत है तो वहाँ ये है ना, वहाँ पर जो है कि संघर्ष समितियां पहुंचेंगी या संघर्ष समिति में से ही किसी व्यक्ति को, संघर्ष समिति के द्वारा चुनकर ही किसी व्यक्ति को कैंडिडेट बनाया जाएगा, प्रतिनिधि बनाया जाएगा। समझ रहे हैं मेरी बात को? यस। तो संघर्ष समितियों से जयप्रकाश बाबू की क्या अपेक्षाएं थी? तो कहते हैं जयप्रकाश बाबू चाहते थे कि संघर्ष समितियां सिर्फ शासन से ही संघर्ष नहीं करें बल्कि समाज के हर अन्याय के विरुद्ध संघर्ष करें। सामाजिक, आर्थिक, नैतिक क्रांति के माध्यम से ही ये संघर्ष समितियां संपूर्ण क्रांति कर सकती हैं। और फिर आप अपना आप जोड़ के लिख सकते हैं, इन समितियों का काम ये भी होगा कि जो भी लोग चुनाव जीतते हैं, सांसद बनते हैं या विधायक बनते हैं, उस पर विशेष रूप से ध्यान देना चाहिए कि वो लोग अच्छे से काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। आगे बढ़ जाए। सर मेरे यहाँ पर बारिश हो रही है, बहुत अच्छी बात है बच्चों, बढ़ जाए आगे। यस, अगला क्वेश्चन है 9वां नंबर, चुनाव सुधार के बारे में जयप्रकाश बाबू के क्या सुझाव थे? उनका मानना था भाई कि चुनाव से पहले ये दल वाला हटा दो, यानी कांग्रेस, बीजेपी, आरजेडी, जेडीयू, ये सब नहीं होना चाहिए, दल विहीन चुनाव होना चाहिए। पहला, चुनाव सुधार के बारे में जयप्रकाश क्या कहते थे? तो चुनाव सुधार के बारे में उनका कहना था, पहली बात कि दल विहीन चुनाव हो और उसमें जो प्रतिनिधि है वो ग्राम सभा के माध्यम से चुना जाए, ठीक है ना, जिससे इतना खर्चा नहीं होगा। तो लिखा गया है बच्चों, ध्यान दीजिएगा। जयप्रकाश बाबू स्वच्छ और निष्पक्ष चुनाव के हिमायती थे। वे बेहिसाब चुनावी खर्चे को समाप्त करने के लिए दल विहीन लोकतंत्र की स्थापना करना चाहते थे। इसमें ग्राम सभाओं के द्वारा बिना किसी खर्च के प्रतिनिधियों का चुनाव किया जा सकेगा। लिख कर भेजो, लिख देंगे एग्जाम में यस और नो। लेकिन सर ये भी मतलब आपको लगता है कि जो ग्राम सभा के माध्यम से प्रतिनिधि चुना जाएगा, आपको लगता है कि ये भी आसान होगा? नहीं बच्चों, हर जगह पैसा है कि पैसा बोलता है, ना दीदी ना भैया, सबसे बड़ा रुपया बच्चों। तो आजकल वही जमाना आ गया है जहाँ पर खाली पैसा का खेला है। तो ये कह रहे हैं वो ठीक बात है, लेकिन अभी हमको लग रहा है कि ये भी प्रोसेस, ये भी प्रक्रिया अभी नहीं होगा, इसमें भी लोग खरीद लेगा किसी को। जयप्रकाश बाबू स्वच्छ और निष्पक्ष चुनाव के हिमायती थे, बात सही है। वे बेहिसाब चुनावी खर्चे को समाप्त करने के लिए दलविहीन लोकतंत्र की स्थापना करना चाहते थे। उनका कहना था कि देश में कोई दल हो ही ना, इसमें ग्राम सभाओं के द्वारा बिना किसी खर्च का, बिना कोई खर्च का होता है सर, बिना खर्च का सर कुछ नहीं होने वाला दुनिया में। दिनकर जी का निधन कहाँ और किन परिस्थितियों में हो गया? तो पता है दिनकर जी का निधन हार्ट अटैक आने से हुआ था।
कहते हैं दिनकर जी वेल्लोर में इंडियन एक्सप्रेस के मालिक रामनाथ में, है ना, गोयनका के यहाँ टिके हुए थे। जयप्रकाश बाबू भी मद्रास पहुंचे। दिन में दिनकर जी उनसे मिलने गए। उन्होंने उन्हें अपनी कुछ हृदयग्राही कविताएं सुनाई। रात में दिनकर जी को दिल का दौरा पड़ा। 3 मिनट में उन्हें उन्हें विलिंगटन नर्सिंग होम नामक अस्पताल में पहुंचाया गया, परंतु उन्हें बचाया ना जा सका। तो क्या आप लिख देंगे दिनकर जी के बारे में, अगर पूछा जाए कि दिनकर जी का निधन कैसे हुआ? यस सर लिख देंगे, ठीक है ना। कि दिनकर जी मद्रास में उनको दिल का दौरा पड़ा, उसको एक वेलिंगटन नर्सिंग होम ले जाया गया, जहां पर वो जीवित नहीं रह सके बच्चों। कहते हैं कि जेपी ने इंदिरा गांधी और नेहरू के विरोध में क्या अंतर बताया? बताया कि जब हम नेहरू का विरोध करते थे तो वो उसके विरोध में भी अपनापन था, लेकिन जब इंदिरा गांधी का विरोध करते हैं ये बातें नहीं सुनती है, पगला गई है ये। चलिए, तो कहते हैं मेरे बच्चे, सर जेपी का नेहरू और इंदिरा गांधी दोनों से विरोध था, परंतु नेहरू से विरोध रहने के बाद भी अपनापन था। वे मुद्दे पर बात करते थे, मानने योग्य बात मान भी लेते थे, परंतु इंदिरा गांधी तो पूर्णतः तानाशाह थी। वे कभी समझौता की बात भी नहीं करती थी, उसमें निरंकुशता थी। इस प्रकार नेहरू का विरोध सैद्धांतिक था, जबकि इंदिरा गांधी का विरोध पूर्वाग्रह से ग्रसित होने का भाव था। सीधा हम कह सकते हैं कि नेहरू जी जो थोड़े से सॉफ्ट थे, इंदिरा गांधी बहुत हार्ड थी, बहुत सख्त लेडी थी, है ना। चलिए लास्ट क्वेश्चन है बच्चों, कहते हैं अंत भला तो सब भला। लास्ट क्वेश्चन है कि आंदोलन के नेतृत्व के संबंध में जेपी का क्या विचार है? जेपी का कहना था कि मैं आंदोलन का नेतृत्व करना नहीं चाहता हूं, मैं बिल्कुल नहीं चाहता हूं कि मैं आंदोलन का नेतृत्व करूं। छात्र लोगों को ही आंदोलन का नेतृत्व करना चाहिए, छात्रों को ही राजनीति में आना चाहिए। लेकिन फिर भी जब लोगों ने बहुत कहते कहते इन्हें कहा कि नेतृत्व का भार आप ही संभालिए, तो ये तैयार भी हो गए। लेकिन उन्होंने कहा कि मैं जब नेतृत्व करूंगा तो फैसला भी मैं अपने अनुसार लूंगा, ऐसा नहीं कि मुझे मोहरा बनाया जाए, फैसला कोई और ले और मुझे नेतृत्व करने के लिए दिया जाए। बच्चों कहते हैं कि आंदोलन के नेतृत्व में जेपी सबों का सुनते थे, लोगों के अच्छे विचारों को मान भी लेते थे, परंतु नेतृत्व का अंतिम निर्णय अपने पास रखते थे। दूसरों के निर्देश पर किसी आंदोलन का नेतृत्व करना उन्हें पसंद नहीं था। लिख देंगे यस और नो। यस गुरुजी। तो बच्चों इसकी प्रैक्टिस करना, 1 बार 2 बार 3 बार। तो शॉर्ट में लिखिए, शॉर्ट में नहीं, क्वेश्चन का आंसर लगभग यही है बच्चों, ठीक है। सर तबीयत थोड़ा सा गड़बड़ है, हाँ तबीयत मेरा गड़बड़ है, इधर ना यहाँ पता नहीं, इधर फूल टाइप का गया है, बहुत दर्द करता है इस जगह माथे पर, तबीयत गड़बड़ है, ये तो फिक्स है। अरे गांव चले गए थे, घर पे काम उम चल रहा है, 499 रुपये फीस है स्कोरिंग बैच का, घर बन रहा है, पता है ना आप लोगों को, घर बन रहा है, काम उम चल रहा है ना, लाइव रिकॉर्डेड सब कुछ है, जिसको लेना है बच्चे परचेस कर लेना जा करके। तो गए थे घर पे, तो बहुत ज़्यादा वर्क था इधर उधर, इधर का लगता है इधर गहरा, इधर लगता है मोटा हो गया, फूल गया है, ऐसे ऐसे फुंसी उनसे निकलने वाला है, यहाँ छूते हैं तो दर्द करता है, डॉक्टर को दिखाना पड़ेगा लगता है इस जगह। ऐसा लगता है जैसे नस में नस फूल गया है या पता नहीं क्या हो गया है, ऐसा लग रहा है बहुत ज़्यादा, है ना। चलिए मेरे बच्चे, हमने आपको बोला था कि हम आपको कुछ सॉन्ग्स बताएंगे जो आपको अगर आप अगर आप एक स्टूडेंट हैं बच्चों, तो सुबह जब मॉर्निंग में आप उठेंगे तो अगर आप इन गाने को सुनेंगे तो बहुत आपके अंदर एनर्जेटिक होगा। और मेरा सफ़र बच्चों, एक वहाँ से सफ़र जहाँ रहने के लिए बच्चों एक अच्छा घर भी नहीं था मेरे पास, वहाँ से लेकर के आज यहाँ तक का सफ़र, जहाँ बच्चों बिहार के लगभग सब चैनल को मिलाकर 20 लाख बच्चे मुझे जानते हैं, इसमें इन सभी गानों का बहुत बड़ा योगदान रहा है। तो सॉन्ग्स बच्चों मैं कुछ बताता हूँ, जो आपको मैं बाद में एक वीडियो बनाऊंगा जिसमें मैं आपको बताऊंगा टोटल, अभी मैं 2-3 बताता हूँ। सबसे पहले बच्चे, सबसे पहला सॉन्ग है जो हर बच्चे को सुनना चाहिए सुबह मॉर्निंग में उठेंगे जब आप, है ना। एक है जहाँ पर ये बोलता था ना, ये वाला सॉन्ग है ना, बहुत अच्छा है। एक तो है बच्चों, आरंभ है प्रचंड बोल, मस्तकों को झुंड आज जंग की घड़ी के तुम हार लो, है ना। ये वाला बहुत अच्छा है, आरंभ है प्रचंड, सबसे अच्छा। तो मेरे बच्चे, आरंभ है प्रचंड, प्रचंड, ये हो गया। दूसरा हो गया मेरे बच्चे, बंदिया ओ बंदिया, है ना, बंदिया ओ बंदिया, है ना। और एक और था मेरे बच्चे, एक क्या था एक बहुत प्यारा सा था, मैंने लिख के रखा था। ये मेरे पास 13 ऐसे सॉन्ग्स हैं बच्चों जो मैंने डाउनलोड रखे हैं,
और हमेशा मैं उन सॉन्ग्स को सुनता हूँ। ठीक है, तो आप लोगों को भी मैं चाहूँगा कि मैं रिकमेंड करूँगा सॉन्ग्स। एक और है बच्चों कि माना कि मुश्किल है सफ़र। माना कि मुश्किल है सफ़र पर सुन ओ मुसाफिर, हो अगर कहीं तू रुका तो मंजिल पाएगी ना फिर। कदम कदम बढ़ाए जा, कदम कदम बढ़ाए जा, रख हौसला। वक्त बदलना है। वही है क्या जी? माना कि मुश्किल वही गाना लगता है? दोनों सेम है क्या? ये दोनों गाना लगता है सेम है, लिरिक्स अलग अलग है शायद, लगता है मुझे, मेरे ख्याल से कि दोनों गाना सेम है। गाना मुझे लगता है कि सेम है। ठीक है, लिरिक्स अलग अलग है। तो ये दोनों गाना बच्चों जरूर सुनिएगा सुबह सुबह और अपने फ़ोन में रखिएगा, बहुत मज़ा आएगा। बाकी मेरे पास 13 गाना है, मैं एक बार आपको लिस्ट दे दूंगा 13 सॉन्ग्स की, बहुत मज़ा आएगा आपको। ठीक है, खैर चलो मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। कल बच्चों क्या होगा, हमारे कविता का एक अगला कविता होगा, फिर जहाँ तक कविता हो चुका है नेक्स्ट होगा, उसके लिए आप लोग तैयार रहिएगा। नेक्स्ट नेक्स्ट कविता के लिए आप लोग तैयार रहिएगा, है ना? बाय बच्चों, लव यू सभी को। नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखना कि आपको कैसा लगा। आप जितना पढ़ाए हैं सर आज, उसमें से बिहार बोर्ड 12th में ओनली 3 क्वेश्चन पूछा गया है। अच्छा, यहाँ से? ओह अच्छी बात है, 3 क्वेश्चन आया तो। ठीक है, ठीक है बच्चों।